माननीय सदस्य, आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 नहीं। सर मैं जवाहरलाल नेहरू का बात वो लोग बोलेगा, सर जवाहरलाल नेहरू का बात वो लोग बोलेगा। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात सब बोलते करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर पे। ये बजट पे। पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब विप्लव देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहे। वाह सर, वाह। बोलिए अपनी बात पे। D for tragedy, and this is the tragedy. The example you all set in the house. This is why I say T for tragedy. तो आपने देखा कि इस बहस के दौरान कैसे जवाब आने पर उससे किनारा भी कर लिया गया। नोटबंदी पर नहीं बोलने का जवाब जब यह आया कि यहां आपातकाल की चर्चा क्यों हुई, तो अध्यक्ष जी ने भी ठीक उसी तरह से उसे नजरअंदाज कर दिया जैसे क्रिकेट की पिच पर बल्लेबाज कुछ गेंदों को छोड़ देता है। सदन में हर टोका टोकी पर अगर फैसला होने लग जाए, निलंबन होने लग जाए, तो शाम तक वो सदस्यों से खाली हो जाएगा। 18वीं लोकसभा की अभी तक सबसे अच्छी बात यह रही कि विपक्ष और अध्यक्ष के बीच खूब तकरारें हुई, मगर अभी तक 100 सांसद निलंबित नहीं किए गए हैं और ना निलंबित करने की चेतावनी प्रमुख रूप से सुनाई दी है। पिछली लोकसभा में सस्पेंड करने की मांग आम हो गई थी। देखते हैं कि यह कब तक यहां इस बार नहीं होता है। विपक्ष भी सक्रिय और सतर्क है, सही समय पर याद दिला देता है। सर ये मुझ पे आरोप लगा रहे, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। पीएम टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं सर, प्राइम मिनिस्टर टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। डेटा तो मैं पढ़ के ही बोलूंगा सर। अपना नेता को जाके ज्ञान दो। अरे अपना नेता को जाके ज्ञान दो। चर्चा मत करो, आप अपनी बात कीजिए। आप अपनी बात कीजिए। इस बार बीजेपी को विपक्ष का सामना करने की तैयारी करनी पड़ेगी। संसद के कई प्रसंगों से लगता है कि बीजेपी की तैयारी कुछ कमजोर है। 10 साल से मोदी मोदी करने की राजनीति ने उसे खास तौर से आक्रामक तो बनाया है, लेकिन संसदीय कौशल में, हाजिर जवाबी में, भाषण में, तर्क रखने के कौशल में बीजेपी के सांसद पिछड़ते नजर आ रहे हैं। हाजिर जवाब तो लगते भी नहीं और कई बार ऐसे तर्क रख देते हैं जो अब विपक्ष के लिए फुल टॉस की तरह हो चुका है। Their slogan was, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे बैकफायर्ड सर। Their slogan of, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे बैकफायर्ड। I would rather say, प्रभु राम आए तो न्याय आया। कुछ वक्त जरूर लगा लेकिन इंसाफ आया। एक और अंतर नजर आ रहा है। एक समय बीजेपी के पास बड़े बड़े नेता थे जिनकी पहचान धुरंधर प्रवक्ता के रूप में भी होती थी। आज बीजेपी के प्रवक्ताओं की यह हालत है कि उसे टीवी चैनल से उधार के तौर पर प्रवक्ता लाने पड़ रहे हैं। एक समय था जब इंतजार होता था कि विपक्ष की तरफ से किसका जोरदार भाषण होगा। सदन की बात कर रहा हूं। अब समय बदल गया है। विपक्ष के सांसद बेहतर तैयारी के साथ सदन में बोल रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने सरकार को चुनौती दी, कहा कि बंगाल के साथ भेदभाव हो रहा है, फंड नहीं दिया जा रहा है, अगर मेरी बात सही नहीं है तो सरकार कागज दिखाए। ठीक वैसे ही जैसे नागरिकता कानून के समय सत्ता पक्ष के लोग आम लोगों से कागज दिखाने के लिए कहते थे, तो मैं भी उनसे कागज दिखाने की मांग कर रहा हूं। सर, आई challenge the Honorable Finance Minister if she can release the white paper of how many dime, penny or rupees the central government has given to Bengal after its embarrassing defeat in the West Bengal legislative elections in 2021. Sir, in the last 3 years, let me put this on record. And sir, मैं कुछ बोलूंगा वो सही हो सकता है, आप उसके टिप्पणी करेंगे वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है। सर, कागज तो झूठ नहीं कहता है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि 2021 में आपने बंगाल में हारने के बाद आपने मनरेगा के लिए बंगाल में कितना पैसा दिया और आवास योजना में 2021-22, 22-23, 23-24 फाइनेंशियल वर्ष में
आपने अगर साबित कर दिया व्हाइट पेपर रिलीज करके कि 10 पैसा दिया है, 10 पैसा। सर देखिए मैं व्हाइट पेपर मांग रहा हूं, ये चिल्ला रहे, अरे भैया व्हाइट पेपर दे दो, व्हाइट पेपर दे दो, कहानी खत्म। सर जिसके पास कागज नहीं होगा, सर व्हाइट पेपर मांग रहे हैं, सर व्हाइट पेपर मांग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इनके पास कागज नहीं है और पूरा देश से कागज मांग रहा है सीए का नाम पे। ये बीजेपी है, ये बीजेपी है। आप बीच बीच में मत टोकिए। संसद को आप विपक्ष की नजर से देखिए और फिर सत्ता पक्ष की नजर से देखिए, अलग अलग तस्वीर नजर आएगी। विपक्ष के सांसदों ने इस बार बीजेपी की राजनीतिक भाषा की काट खोज ली है। उसकी भाषा पुरानी पड़ने लग गई है बीजेपी की। 2014 में आते ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक खास तरह की शब्दावली और नामावली का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसे अंग्रेजी में एक्रोनिम और अब्रिविएशन कहते हैं। पहले अक्षर को जोड़ जोड़कर नाम बनाए जाने लगे। इस तरह से योजनाओं के भी नाम रखे गए और विपक्ष को भी टारगेट किया गया। अब विपक्ष उसी एक्रोनिम और एब्रिविएशन का इस्तेमाल कर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को घेरने लगा है। Amidst all the failures in the last decade, the PM and his government achieved something truly remarkable. A world-class collection of abbreviations. With more than 110 acronyms or abbreviations up their sleeve. Every new initiative feels like almost a linguistic surprise. Who need plain names, sir, when you can have a whole vocabulary of letters to decipher? 110 names, just imagine. And why I'm talking about abbreviations or acronyms? Because I want to reply to this government in a language they understand. Sir, from ART. ART means accountability, responsibility, transparency. To Hriday, which means Heritage Development and Augmentation Yojana. To Udan, which means Ude Desh ke Aam Nagarik. To Gobar, which means galvanizing organic bio-agro resources. They have thrown every absurd acronym possible at the people of this country. 110 names. And like I said, I want to reply to this government in a language that this government and the union minister, especially the union finance minister, understand. So budget, B-U-D-G-E-T. It has 6 letters. And I will explain all 6 letters in details. बिट्रेड शब्द और बिट्रेड अनपार्लियामेंट्री कैटेगरी में आता है, वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्होंने मिनियन शब्द का इस्तेमाल करा जो आपत्तिजनक है। इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी करी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर और इसेंट्रिक शब्द का इस्तेमाल करा। मेरा आपसे निवेदन है कि इन दोनों के लिए, इनको तीनों बातों के लिए इनको माफी मांगनी चाहिए और रिकॉर्ड से ये तीनों शब्द एक्सपंज होने चाहिए। 10 साल तक गोदी मीडिया आपको यही यकीन दिलाता रहा कि विपक्ष में बोलने वाला कोई नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के सामने कोई टिक ही नहीं सकता भाषण देने में। लेकिन भाषण के मैदान में काफी कुछ बदल गया है। इस चुनाव में राहुल गांधी कई दिनों तक प्रधानमंत्री को डिबेट करने के लिए चुनौती देते रहे और प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकार नहीं किया, जबकि कहा यह जाता था कि मोदी के सामने भाषण देने में विपक्ष का कोई भी सांसद नेता टिक नहीं सकता। राहुल गांधी तो बिल्कुल ही नहीं टिक सकते। लेकिन वो मुकाबला इस चुनाव में हुआ नहीं। ऐसा ही मुकाबला इसी साल अमेरिका में हो गया। 27 जून को अटलांटा में CNN न्यूज चैनल के मुख्यालय में डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच डिबेट हुई। ट्रंप ने जो बाइडेन को परास्त कर दिया। जो बाइडेन की इतनी बदनामी हो गई कि उन्हें राष्ट्रपति की दौड़ से बाहर होना पड़ गया है। भारत में अगर इस तरह की डिबेट हो गई होती तो क्या होता? इस वीडियो को देखने के बाद इस सवाल पर सोचते रहिएगा और हमारे YouTube चैनल रवीश कुमार ऑफिशियल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ज्वाइन भी कीजिए। आपकी हमें बहुत जरूरत है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।